सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, जो कि करप्शन फ्री सोसाइटी और बदनवानी से पाक वतन का नारा लगाकर ही मैदान सियासत में उतरे थे और इसी नारे पर उन्होंने तवील सियासी जद्दोजहद भी की। वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए और वतन अजीज़ की सियासत और समाज को करप्शन से पाक करने की ठान ली है। उन्होंने अगरचे 3.25 साल के दौरान इस अजीम मिशन और मकसद की राह में जो हायल रुकावटें हैं वो भी अभी तक वज़ीर आज़म साहब नहीं हटा पाए हैं, लेकिन अपने हर खिताब में करप्शन से अपनी नफ़रत का इजहार भी करते हैं और मुआशरे को, मुल्कों को, कौमों को किस तरह से ये करप्शन जो है, बदउनवानी जो है ये तबाह कर देती है, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। मुआशरे की अखलाकी कदरें कमज़ोर होने पर अफसोस का इजहार करते हुए भी नज़र आते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ, तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर कौम को बदउनवानी के नुकसानात से आगाह किया, बताया कि कौम की अखलाकियात ख़त्म हो तो करप्शन जो है वो सामने आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं पहले। खड़ा होता है मोरालिटी के ऊपर। जिस माशरे की अखलाकियात चली जाती हैं उस माशरे को कोई बचा नहीं सकता, और जिस माशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं तो उसको एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकता। ये मुल्क अजीम मुल्क बनना था, हमारे ज़माने में ये अजीम मुल्क बन रहा था। ये 60s में जब मैं बड़ा हो रहा था, ये पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी, सिविल सर्विस, ये सारे एशिया में नंबर 1 समझी जाती थी। बड़ी इसकी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, इंटेग्रिटी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे रास्ते पे चले गए जो हमारी तबाही का रास्ता है। हमारी मोरालिटी रह गई, हमारी अखलाकियात आहिस्ता आहिस्ता चली गई। हमने अपने सामने ये सारा देखा है प्रोसेस कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिक्लाइन आनी शुरू हुई। ये याद रखें कि जो आपकी माशी डिक्लाइन होती है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, वो नहीं पहले आती। पहले आपकी अखलाकियात गिरती है, फिर आपकी माशी डिक्लाइन आती है। आपकी जो मोरालिटी जब क्रैश करती है उसके बाद आपकी इकोनॉमी जाती है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी, मोरालिटी पे बात कर रहे थे, लेकिन इन बातों से इत्तफाक तो हम करते हैं, लेकिन अगर हम इमरान खान साहब को कोई ये नहीं बता सका या शायद ये नहीं बताना भूल गए हैं कि जो अगर प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हो तो चीज़ें प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए और अपने कहे अल्फाज पर अमल दरामद करके दिखाना ही असल में ज़िम्मेदारी कहलाता है। हमसा हाँ, वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म बनकर इस कल्चर को क्यों तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो मसला है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म साहब अभी भी कर रहे हैं, और मतलब ये हम सब मानते हैं कि एक बंदा अकेला क्या कर सकता है, लेकिन एक बंदा अगर वज़ीर आज़म हो वो तब भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर असल में मसला है कहाँ पर, मतलब कि क्या ग्रास रूट लेवल से हमें ठीक करने की ज़रूरत है, उसको ठीक कैसे करेंगे, यही हमने जानना है। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब पहले तो ये बताएं कि करप्शन का जब हम जिक्र कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ माली करप्शन का जिक्र कर रहे होते हैं, क्या दुनिया में सिर्फ माली करप्शन हो रही होती है? हमजा बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि करप्शन की तो कई शक्लें हैं, जिसमें से एक माली करप्शन है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, और हम सब ये जानते भी हैं कि नैब में हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं, वो रजे पुजे लोगों के केसेस हैं। कोई गरीब बंदे का केस नैब में नहीं पड़ा हुआ। नैब रिकवरीज करती है, वो करोड़ों से लेके अरबों की रिकवरीज हैं, शायद अब लाखों की तो बात ही नहीं रही, करोड़ों और अरबों की रिकवरीज हैं। वो कोई आम बंदा तो इतनी बड़ी करप्शन नहीं कर सकता। वो खुशहाल हाउसिंग्स लॉन्च करने वाले और ब्यूरोक्रेट्स और कईयों के केसेस वहां पर पड़े हुए हैं जो चलते चले जा रहे हैं। पॉलिटिशियंस के केसेस पड़े हुए हैं। करप्शन का ताल्लुक जो है वो किसी के खुशहाल होने के साथ नहीं है। करप्शन का ताल्लुक है कि उसकी ज़हनी हालत क्या है। ये समाज जिसे हम सिर्फ तकरीरों और भाषण के जरिए बदलना चाह रहे हैं और इसकी इस्लाह करना चाह रहे हैं और इसको बताना चाह रहे हैं कि मॉरल्स पैदा हो जाएं, कैरेक्टर पैदा हो जाए, एथिक्स पैदा हो जाएं, तकरीरों से नहीं पैदा हो सकते। ये एथिक्स मॉरल्स पैदा होते हैं निज़ाम से, निज़ाम पे यकीन से। हर वो बंदा करप्ट होगा जिसका कल पे यकीन नहीं है। वो कहेगा जी आज ही जो कुछ होता है इकट्ठा कर दो, आज जो कुछ जमा करना कर दो, आज ही सारे प्लॉट बना लिए जाएं, आज ही सारी चीजें कर ली जाएं, कल को हमारे बच्चों का और आने वाली नस्लों का क्या बनेगा। ये है सिस्टम पे यकीन ना होने की निशानी। हर वो मुल्क जहां पर करप्शन नहीं है या कम है, जाके देखिए वहां सिस्टम मजबूत है। वहां पर उन्हें पता है कि स्टेट जो है वो हमारी जिम्मेदार भी है, हमारे बाद की नस्लों की जिम्मेदार भी है। ये इंसानों का बनाया निजाम है जिसे इंसानों को ऑन करना चाहिए, लीडर्स को ऑन करना चाहिए कि ये खराब निजाम है, जिस खराब निजाम की वजह से माशरे में इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी इंतहा की है, और इस अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी की वजह से लोग करप्ट हैं। करप्शन इसलिए है, रजा पुजा बंदा भी करप्ट है। आम बंदा देखिए, एक अमरूद की रेडी लगाने वाले की करप्शन ये है कि वो 2 दाने खराब डाल देगा।
जी। केला बेचने वाला जो है दर्जन केले 11 केले डाल देगा, 11वीं जो है वो छोटी सी केली डाल देगा, उसकी करप्शन ये है। लेकिन जो बड़ा इंसान है, जो किसी सीट पे बैठा है, जिसके पास पर्क्स हैं, जो सिविल सर्वेंट है, जो किसी ओहदे पे है, जिसके पास वसाइल हैं, वो करप्ट क्यों है? वो करप्ट इसीलिए है कि उसको भी पता है कि सिस्टम ठीक नहीं है, जो कुछ इकट्ठा कर दिया जाए। अब देखिए, खराब सिस्टम में बड़ी बुनियादी जरूरतें आपको खुद अचीव करनी पड़ती हैं, एक्वायर करनी पड़ती हैं, खुद हासिल करनी पड़ती हैं, लाइक हेल्थ। आप किसी भी खुशहाल बंदे को या जो साहिब हैसियत है उसको देखिए, वो प्राइवेट किसी मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेता है खुद को, बच्चों को, फैमिली को। उसे पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। आप मुझे बताइए, कोई एक सिविल सर्वेंट मेरी नजर से नहीं गुजरा, कोई एक जज मेरी नजर से नहीं गुजरा जिसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो। उसकी वजह यह है कि उन सबको पता है कि वो तालीम जो गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जा रही है वो इंतहाई गैर मेयारी है, लिहाजा वो किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। सेहत आपने सारी प्राइवेट सेक्टर पे डाल दी, गवर्नमेंट सेक्टर वो क्वालिटी फराहम नहीं कर रहा। आपके चंद जो है वो हॉस्पिटल्स हैं और मरीज आपके इंतहा के हैं। लाहौर में पूरे पंजाब से मरीज आ जाते हैं, ये हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, बेड खाली कोई नहीं मिलेगा आपको। स्कूल्स की हालत ये है, एकड़ों में स्कूल हैं, कनालों में स्कूल हैं गवर्नमेंट के, लेकिन आप वहां जाके शाह साहब ये करना कैसे है? शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये करना कैसे है? हम कासिम अली शाह साहब से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो मोटिवेशनल तकरीरें ना करें, वो मुआशरे को दुरुस्त करें, तकरीरें बाद में कर लेंगे। लेकिन जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो सिर्फ ये बात बता ही सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब से तो हमने एक्सपेक्ट करना है ना कि आप करें। वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे हैं तो हमें मसला नहीं है। हमें कासिम अली शाह से प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो जाके कह रहे होते हैं कि भाई अपनी अखलाकियात जो हैं उनको देखिए, अपनी कदरों को समझिए, तो हम क्वेश्चन किसको करेंगे? क्या गलत लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं? जिन लोगों से करना चाहिए हम समझ रहे हैं उनकी शायद जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद तो ठीक है। सर देखिए, इसके 3 सोल्यूशन हैं और तीनों फिर अगेन आपको बातें लगेंगी, लेकिन साहिब इख्तियार अगर इन 3 चीज़ों को सामने रख के पॉलिसीज को बनाता है, राइट एडवाइजर हायर करता है, तो ये मसले हल हो सकते हैं। पहला जो है सोल्यूशन वो एजुकेशन है। आप एजुकेशन को डिग्री तक महदूद ना कीजिए। एजुकेशन का मतलब स्किल्स भी हैं, एजुकेशन का मतलब शऊर भी है, एजुकेशन का मतलब एक सोसाइटी को अपलिफ्ट करना भी है। एजुकेशन का मतलब जो है वो 20-30 साल की कमेटी है कि हम एक ऐसी कौम बना सकें, ऐसी नस्ल बना सकें जो फैसले ठीक करे। और एजुकेशन का मतलब इस काबिलियत पे लाना भी है कि वो अपना वक्त धरनों में, सड़कों पे खज्जल होके सड़कों को ब्लॉक करने पे जाया ना करें, बल्कि एक काबिल इंसान की तरह अपना काम करें, अपना हिस्सा डालें। हम दुनिया में वो बदतरीन माफी के साथ एक हालत में कौम और मुल्क जा चुका है जहां पर दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करें। अगर सच कहूं तो दुनिया हमें इस्तेमाल कर रही है। हम किसी किस्म की टेक्नोलॉजी अच्छी प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं है। हम एक ब्लेड और सुई नहीं बना सकते। हमारी हालत यह है, हमें पूरी कौम को एजुकेशन का शऊर का विजन देना चाहिए। दूसरी चीज जस्टिस है। जस्टिस सिर्फ अदालत तक नहीं होता, पूरे के पूरे निजाम में राइट पर्सन राइट प्लेस पे, मेरिट का होना, हकदार को हक का मिलना, इंसाफ का मिलना। मैं मतलब कल मैं पार्क में वॉक करता हूं तो वहां पर जो गार्ड थे वो बता रहे कि जो आउट का गेट है उस पे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बार बार उनसे लड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि मैंने इधर से दाखिल होना है, जाओ जो करना है कर दो। ये जो कहीं ना कहीं हमने एक गर्दन में सरिया और एक गलत फहमी दे दी है कि जनाब हम दुनिया में हर एक को बता के जाएं कि हम बड़े ताकतवर हैं। बाहर की दुनिया में देखिए, गलती सदर भी कर दे तो उसका चालान हो जाता है। यहाँ पर सारे का सारा निजाम आपका यहाँ रिश्वत से चल रहा है, यहाँ PR से चल रहा है। तीसरी जो बड़ी अहम चीज है वो स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट के नैरेटिव्स क्या हैं। वो नैरेटिव पूरी कौम के बनने चाहिए। हमारे खारजा पॉलिसी के मसले, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम, हमारे सब इश्यूज हमें एक होकर समझना है। वो हिज़्बी इख्तलाफ है या इस वक्त की पार्टी जो हुकूमत में है, सबके नैरेटिव एक होने चाहिए। नैरेटिव्स पे हमें काम करने की शदीद जरूरत है। ये एजुकेशन और जस्टिस और नैरेटिव्स को बिल्ड करना, ये 3 ऐसे काम हैं, अगर इसे प्रायोरिटी पे कर लिया जाए तो आने वाले चंद सालों में नताइज मिल जाएंगे। कल हमने इकबाल का दिन मनाया। इकबाल ये कहता है कि जो नया जहान है वो पुल बनाने से, मेट्रो बनाने से नहीं बनता, अफकारे ताजा से बनता है, नई सोच से बनता है। इसलिए मैं अक्सर ये स्लोगन अपना जो अक्सर कहता हूं कि जो पाकिस्तान है उसको बदलने के लिए सोच बदलना जरूरी है। सोच बदलेगी तो फिर पाकिस्तान बदलेगा। आप नजरिया बदले बगैर, सोच बदले बगैर पाकिस्तान नहीं बदल सकते। सिस्टम को बिल्कुल ठीक करना है और हम चाहते हैं कि ये सोच भी बदले, तो इसमें इखलाकी जो तरबियत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए मुल्क को इखलाकी सतह पर ऊपर लेके जाना किस कदर इंपॉर्टेंट है वज़ीर आज़म के लिए? देखिए, इखलाकियात कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है, इखलाकियात दिखाने वाली चीज है। अगर किसी घर के बच्चे अच्छे हैं इसका मतलब है घर का माहौल ठीक है।
घर के बड़े ठीक हैं, उनको देखा देखी ही लोग बदल जाते हैं, बच्चे बदल जाते हैं। इखलाकियात कंपनी से बदलती है, इखलाकियात रोल मॉडल्स की वजह से बदलती है। इखलाकियात जो है वो लीडर्स की इखलाकियात होती है जो रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी में। तो यहां पर तो हमारा जब एक आम शहरी वो जाता है एसएचओ के पास तो वो शर्मिंदा होता है, वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता है शर्मिंदा होता है, वो अदालत में जाता है वो शर्मिंदा होता है। जब उसे पता लगता है कि हर तरफ यही हालात हैं तो उसके कैरेक्टरफुल होने से क्या फर्क पड़ेगा, लिहाजा वो अपनी कैपेसिटी में जाके करप्शन शुरू कर देता है। लिहाजा वो पूरी बड़ी करप्शंस में .001% उसकी भी करप्शन शामिल हो जाती है और वो ये भी समझता है कि मेरे ठीक होने से क्या हो जाएगा, निजाम तो सारा गलत है। तो कहीं ना कहीं ये सब रोल मॉडल्स को, वो मिनिस्टर्स हैं आपके, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जज हैं, सबको बेहतर होने की जरूरत है। आखिरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहूंगा कि किसी स्कूल के बाहर ये लिखा हुआ था, कोटेशन बड़ी फेमस है कि अगर आपने किसी भी मुल्क को तबाह करना है तो एटम बम की जरूरत नहीं है। ये बड़ा कन्वेंशनल पुराना तरीका है एटम बम, और बड़ा शफाक तरीका है कि आप एटम बम फेंकें और नस्लें तबाह कर दें। आप एक काम कर लीजिए, उस मुल्क के तालीम के निजाम का बेड़ागर्क कर दीजिए। उस तालीम के निजाम से खराब डॉक्टर निकलेगा, वो सेहत का बेड़ागर्क लोगों को खुद ही करेगा। उस खराब निजाम से इंजीनियर गलत निकलेगा, वो पुल खुद ही गलत बनाएगा, वो गिरते रहेंगे। उस खराब निजाम से जो जज बनेगा, वकील बनेगा, वो इंसाफ नहीं देगा, माशरे के इंसाफ की धज्जियां उड़ जाएंगी। उस निजाम से खराब पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर्स निकलेंगे, वो खराब पॉलिसीज बनाएंगे, मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। लिहाजा आज की जंग जो है वो एटम बम की जंग नहीं है, आज की जंग जो है वो तालीम की और शऊर की जंग है। और हम बदकिस्मती से तालीम में, शऊर में बहुत पीछे हैं। हम कागज की रसीदें दे रहे हैं जिनको हम डिग्रियां कहते हैं। हमने एजुकेशन को इतना प्राइवेट कर दिया, इतना महंगा कर दिया है कि आम बंदा सोच भी नहीं सकता एक अच्छी तालीम के लिए। और जो तालीम हम दे रहे हैं गवर्नमेंट इदारों में, उसकी क्वालिटी भी बहुत ही पुअर है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और बिल्कुल बड़ी अहम बात है। मैं अक्सर वैसे ये पोस्ट देखता रहता हूँ, जो मैं शाह साहब से ये बात भी अक्सर होती है इसके ऊपर कि जब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शाह साहब जब जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, हम देखते हैं कि लेक्चर्स हो रहे होते हैं, तो क्वेश्चन लोग सोशल मीडिया पर ये कर रहे होते हैं कि भाई आप जाके इतना अगर ये कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी खुद अदा नहीं कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखें, हर एक की जिम्मेदारी अलग अल्लाह ताला ने लगा रखी है। अगर इकरा, मैं और तुम यहाँ पर बैठे, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम दुरुस्त बात पहुँचाएं, हम मुसद्दिका बात आप तक पहुँचाएं, तस्दीक शुदा बात आप तक पहुँचाएं, गलत बात आप तक ना पहुँचाएं। और आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जैसे बात सुनी है आप उसको भी वैसे ही आगे फैलाएं। और फिर अब किसी भी, आप बैंक में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी, हमने अक्सर बैंक्स में नहीं देखा कि लोग जो है मोबाइल्स पर गेम खेल रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग बिल जमा करवाने गए, परेशान है, बिल के लिए लाइनें लगी होती हैं। लेकिन आप हैं कि आप अपने काम से, आपको वैसी आप अपनी जिम्मेदारी जो है प्रॉपर जो आपकी होनी चाहिए, अपनी नौकरी की सही तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो इस किस्म की अगर हम बात करें अपने आप को हम अगर दुरुस्त कर रहे हैं तो मुआशरा ठीक हो जाए। जैसे शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इखलाकी तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है। घर में अगर जो आपका माहौल अच्छा होगा तो ही आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे होंगे, फिर बच्चे वही जो वो बच्चे हैं जो कि मुस्तकबिल में फिर आके वो ओहदों संभालते हैं। लेकिन जब आपके पास रियासत की जिम्मेदारी है, फिर सिर्फ बातें नहीं चलेंगी, फिर आपको कुछ करना होगा उसके ऊपर। कवानीन इतने मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो काम करें कि जो आपकी जिम्मेदारी है उसके अंदर। और ये बातें अखलाकी तौर पर बताने के लिए अच्छी बात है कि होनी चाहिए ऐसी बातें, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए जिसके पास अथॉरिटी है, जिम्मेदारी भी उसी की है। क्योंकि हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, हम किसी भी शोबे की बात कर लें, हम बात करते हैं कि जी सेहत का शोबा सही नहीं है या कोई भी मतलब काम वहाँ पे सही नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या है लॉज रूल्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ पे आती है कमी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही होती उन तमाम चीज़ों की, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे होते। तो इम्प्लीमेंटेशन होना चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर का माहौल बेहतर करें, जिसके बाद हमें अगली नस्ल जो है वो बेहतर मिल रही होगी। रातों रात ये मामलात ठीक नहीं होंगे। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तानी तालिबा, समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बन गई हैं। सोशल मीडिया पर जो है तस्वीर वायरल हुई हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया। उनके शौहर जो है असर, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो हैं ऑफिसर हैं, बिल्कुल ऑफिसर हैं। और पीसीबी ज़राए के मुताबिक मलाला यूसुफजई के शौहर असर जो हैं, असर मलिक पीसीबी में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं, और असर मलिक ने 2 साल पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन किया था। खैर, हम उनको मुबारकबाद भी देंगे, मलाला को तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे के साथ। अच्छा, असर मलिक, क्योंकि मलाला को तो सब जानते हैं, अब क्वेश्चन ये था कि असर मलिक आखिर हैं कौन। तो ये लम्स के जी ग्रेजुएट हैं और पीसीबी के काबिल अफसरान में इनका शुमार होता है।
है और पीसीबी ज़राई ये बताते हैं कि वो पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स में भी जनरल मैनेजर ऑपरेशंस रह चुके हैं। मलाला ने निकाह की जो तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का ये सबसे कीमती दिन है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि असर और मैं जीवन साथी बन गए हैं और उनका ये भी कहना था कि हमारे निकाह की तकरीब जो है बर्मिंघम के घर में हुई है, बड़ी सादगी से हुई है, जिसमें हमारे घर वाले शरीक थे। और मलाला यूसुफजई ने कहा कि हमें आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, जो कि हमने उन्हें कहा है कि हम उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस भी करते हैं, उनको बहुत सारे मुबारकबाद भी देते हैं आइंदा ज़िंदगी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मलाला के दिल का मौसम जो है वो तो इस वक्त बहुत अच्छा है। हमने कुछ पाकिस्तान के मौसम की भी बात करनी है। तो पाकिस्तान के मौसम की बात जी के मौसम कैसा रहेगा? अब तो सर्दी रात में भी महसूस होती है, सुबह के औकात में भी महसूस होती है। लाहौर में तो जब आप फजर के बाद बाहर निकले, एग्जैक्टली, और फजर के बाद जब आप निकलते हैं आपको स्मोक भी वाज़े तौर पर जो है ना दिखाई दे रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। मुल्क के जो तमाम हिस्से हैं उसके हमें मौसम के बारे में ज़रा बारी बारी बताइएगा कि कैसा रहेगा आइंदा चंद दिनों में। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए मौसम तो जैसे कि चल रहा है, खुश्की है, कोई ऐसा बारिश का तो कोई स्पेल नज़दीक नहीं है, बल्कि अगले जो बकिया दिन है इसके नवंबर के, उसमें कोई ख़ास स्पेल नहीं दिख रहा कहीं भी, अनलेस के कोई हल्की सी वेव आए। बिल्कुल जो शुमाली इलाके हैं, केपी के नॉर्दर्न मोस्ट और जीबी के उन इलाकों में कुछ हल्की फुल्की हो जाए तो ज़्यादा बस वही खुश्क और सर्द मौसम। अब सर्दी बतदरीज बढ़ती जाएगी, जैसे आपने जिक्र किया। लाहौर का टेम्परेचर अब 12 से 14 की रेंज में इस हफ्ते, और फिर उसके बाद रात का टेम्परेचर बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद ज़ाहिर ग्रेजुअली कम होता जाएगा। ये इस्लामाबाद में मतलब 8 से 10 के दरमियान चल रहा है। इसी तरह से अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो ज़ियारत की तरफ माइनस में चला गया, लेकिन कोयटा अभी तक प्लस नहीं है। तो देखें नवंबर के तीसरे हफ्ते में से ज़्यादा फिर बढ़ने का इम्कान है सर्दी। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब। बारिशों की भी हमने कुछ बात करनी होती है कि बारिशें होंगी, थोड़ी सी उम्मीद होती है कि ये जो वबाएं हैं इनसे हमारी कुछ जान छूट रही होगी। बारिशों के हवाले से भी कुछ प्लीज़ बता दीजिएगा, कब तक हम एक्सपेक्ट करें? और जो नवंबर है इसी तरह का ही रहता है या फिर इस दफ़ा उस तरह से सर्दी नवंबर में नहीं आई है? देखिए अमूमन तो इसी तरह का ही होता है। अगर कोई जैसे कोई बारिश का स्पेल आ जाए और उसके बाद उसके पीछे फिर कोल्ड एयर आती है, तो उसकी वजह से कोई मतलब एक ब्रीफ सा स्पेल तेज़ सर्दी का आ सकता है। लेकिन ऐसा भी कुछ इम्कान नहीं है। नवंबर के जो बकिया दिन है इसमें कोई ख़ास बारिश का ऐसा कोई स्पेल नहीं है पाकिस्तान के किसी भी इलाके में। तो मतलब सर्दी जो फौरी तौर पे या कोई ब्रीफ स्पेल के तौर पे बढ़ने का इम्कान होता है, वो बारिश और बर्फबारी का कोई एक स्पेल आता है तो उसके बाद फिर ज़्यादा बढ़ती है, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो जो नॉर्मल मतलब पैटर्न है नवंबर का उसी तरह से ही चल रहा है तकरीबन। अच्छा ठीक है सरदार साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह ना 14-15 डिग्री से जो है ना नीचे आ जाए टेम्परेचर। और आपसे पहले बात हुई थी, आपने कहा 15 नवंबर के करीब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इसको आप दिसंबर तक ले जाएं? नवंबर के आखिर में मेरे ख्याल में जो मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई बारिश और बर्फबारी का कोई स्पेल पहाड़ों पर से उधर से कोई हल्की उस तरह की कोई वेव गुजरे तो फिर उसके बाद ये सर्दी उसमें इजाफा हो सकता है। अदरवाइज कोई इस तरह ग्रेजुअली मतलब उसमें कमी आएगी, कोई एकदम से शार्प डिक्रीज नहीं आएगी टेम्परेचर में। तो दिन के टेम्परेचर खासकर मतलब अभी टाइम लगेगा कि 15 और इससे 15-16 डिग्री के आसपास आने के लिए उनको मेरे ख्याल में नवंबर के आखिर तक वेट करना पड़े। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, अगर हम सिंध के मौसम की बात कर लें तो सिंध के जो लोग हैं वो कब तक थोड़ी सी ठंड जो महसूस कर सकेंगे? देखिए यहाँ तो अमूमन उसमें दिसंबर में ज़्यादा होती है पहले हफ्ते से अपर सिंध में, या दूसरे और तीसरे हफ्ते से फिर कराची और लोअर सिंध में। अलबत्ता चूँकि अब विंड पैटर्न यहाँ पर इस तरह से सेट हुआ है कि शुमाल मशरक़ से हवाएं चल रही होती हैं, मशरक़ या शुमाल मशरक़ से, तो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की मतलब वहाँ पर सर्दी थोड़ी सी महसूस होती होगी रात में और सुबह में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर 12 से 14 इस रेंज में चल रहा है अभी। तो बाकी तो वही 16, 17, 18 इस रेंज। रात के टेम्परेचर अभी तक कराची में 18, 19 चल रहा है। और लेकिन ये ज़रूर है कि बस अब पंखे थोड़े से स्लो करने पड़ते हैं रात को कराची में, अदरवाइज सर्दी नहीं है अभी। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे, मौसम का अहवाल हमने आपसे जाना है। और अभी कोई बारिशों की अगर आपको उम्मीद है तो कोई चक्कर नहीं आ रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं, हमें भी स्लो पंखे चल रहे हैं। वैसे दिसंबर में ही कराची का मौसम जो जाकर बदल रहा होता है। हम जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।